आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने देखा कि जैसे गुप्त काल के बाद धीरे धीरे साम्राज्य का विकेंद्रीकरण होना प्रारंभ हो गया था और हर्षवर्धन काल तक आते आते एक विकेंद्रीकरण का दौर प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सामंत वर्ग का उदय होता है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक होता है, जिसका शासन 606 से 647 ईस्वी तक रहता है। आइए देखते हैं कि वर्धन वंश की स्थापना और उसकी वंशावली के बारे में। बांसखेड़ा वेद में हम देखते हैं कि पुष्यभूत इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक है। उसके बाद इसको पुष्यभूत वंश भी कहा जाता है। फिर नरवर्धन के बाद राजवर्धन एक और होते हैं, इसलिए इसको राजवर्धन प्रथम कह सकते हैं। राजवर्धन के बाद आदित्यवर्धन ये शासक थे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। इस वंश का सबसे जो प्रथम प्रभावी शासक या प्रतापी शासक था वो प्रभाकर वर्धन था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसकी पत्नी का नाम यशोमती था। यशोमती और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होते हैं। एक का नाम राजवर्धन जो परम सौभाग्य की उपाधि लेता है, और दूसरा हर्षवर्धन जो शिलादित्य की उपाधि लेता है। प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी राजश्री का विवाह ग्रहवर्धन से हुआ था, जो मखौरी नरेश था। यानी प्रभाकर वर्धन ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए मखौरियों से विवाह संबंध रखे थे। इसके अलावा प्रभाकर वर्धन ने मुगलों के आक्रमण को भी रोका था और कन्नौज के मखौरी शासक से अच्छे संबंध होने के बावजूद मालवा के नरेश देवगुप्त से इनका विवाद था। देवगुप्त पर इन्होंने कई बार आक्रमण किया। देवगुप्त ने राजश्री का अपहरण कर लिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि राजश्री के अपहरण के बाद ग्रहवर्धन को मार देते हैं। तो इसका जो सहयोग है देवगुप्त का, वो शशांक गौड़ नरेश शशांक ने की थी। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो राजवर्धन अपनी बहन की खोज के लिए निकलता है और वो देवगुप्त के ऊपर आक्रमण करता है और देवगुप्त को मार डालता है। लेकिन इस युद्ध में शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। हर्ष जब शासक बनता है तो उसका प्रथम कार्य जो होता है वो अपनी बहन की खोज करना होता है और उसके बाद शशांक से बदला लेना। तो हर्ष अपनी बहन की खोज करता है और उसके बाद शशांक को मार देता है। कुछ पुस्तकों में बताया जाता है कि वो भाग गया था। तो राजश्री की खोज करने के बाद ये जिस समय मिली थी वो विंध्याचल श्रेणियों के आसपास, वहाँ पे ये सती होने जा रही थी। तो इसको राजवर्धन लेके आता है और उसके बाद अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर लेता है और कन्नौज से ही ये अपना शासन कार्य प्रारंभ करता है। कन्नौज का शासन जब से कन्नौज जो है भारत के केंद्रीकरण राजधानी के रूप में उभरता है, उसके बाद पाटलिपुत्र का अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का अस्तित्व या शक्ति थी वो कन्नौज में समाहित हो जाती है। उसके बाद हर्ष के दरबार में बाणभट्ट नामक एक दरबारी कवि रहता है। उसने हर्षचरित्र की रचना की थी। हर्षचरित्र में उसने अपने बारे में तथा हर्ष के शासन के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। उसके बाद कादम्बरी नामक उपन्यास की रचना की है, जो यहाँ भारत का प्रथम उपन्यास माना जाता है। एक विद्वान मयूर थे, मयूर ने सूर्य शतक की रचना की थी। उसके बाद एक जो कवि थे दिवाकर ने ही राजश्री के खोज की थी और उसमें हर्षवर्धन का सहयोग किया था। उसके बाद एक चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के काल में भारत आता है। इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और ये 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहता है। और इसका भारत में आने का मूल लक्ष्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध ग्रंथों की खोज करना और उनको एकत्रित करके चीन ले जाना था। तो इसीलिए इसको शाक्य मुनि कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य कुल के थे, तो इसको शाक्य मुनि
द्वारा हर्ष की जो राजकीय आय होती थी उसको 4 भागों में बांटा गया था। एक राजा को दिया जाता था, राजा अपने दान में या अपने खर्च का जो भी जिस हिसाब से अपने विचारों के हिसाब से खर्च कर सकता है वो भाग राजा को दिया जाता था। दूसरा भाग जो था वो विद्वानों को, जो राज्य में जितने भी विद्वान होते थे उनका संरक्षण करने के लिए विद्वानों का एक हिस्सा निर्धारित किया गया था। उसके बाद सेना से संबंधित अधिकारी अथवा उसके शासन प्रशासन से रिलेटेड जो भी अधिकारी होते थे उनके वेतन के लिए एक भाग दिया गया था। और चौथा भाग जो था वो धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया था, जैसे कि प्रयाग में हर 5 वर्ष नामोच परिषद लगती थी, वहाँ पे वो सारी अपनी आय का उसका दान दे देता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हर शासक होता है तो उसका प्रथम आक्रमण वल्लभी पे होता है। उस समय वल्लभी का जो शासक होता है वो ध्रुवसेन द्वितीय होता था। उसके बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से कर दिया और इसकी जो क्षेत्र विस्तार या सीमा का जो विस्तार था वो वल्लभी तक माना जाता है। उसके बाद अपने राज्य विस्तार के क्रम में ये पुलकेशी द्वितीय के ऊपर आक्रमण करता है जो चालुक्य नरेश था, और नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है जिसमें कि हर्ष पराजित हो जाता है। इस घटना का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। जो हर्ष का राज्य था वो उत्तर में थानेश्वर जो कि पूर्व में कुशबुद्ध वंश की राजधानी थी, पूर्व में गंजाम उड़ीसा में पड़ता है, दक्षिण में नर्मदा नदी तट और पश्चिम में वल्लभी गुजरात का क्षेत्र है, ये क्षेत्र पड़ता है। हर्ष की जो रचनाएं हैं, हर्ष एक अच्छा कवि भी था, इसकी रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष जो दिवाकर के प्रभाव में आकर अपना पहले ये लोग शैव मत के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये कश्मीर से बुद्ध के दंतावशेष को प्राप्त करने के लिए कश्मीर पर आक्रमण करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इससे साम्राज्य विस्तार के क्रम में कि कश्मीर को छोड़कर लगभग उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र हर्ष के राज्य के अधीन था। ठीक, ये हर्ष से संबंधित कुछ तथ्य थे। इसमें से आप देखिए जैसे हुएनसांग के बारे में अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, या बाणभट्ट की रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, या आप देखिए कि हर्ष की रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इनकी राजधानी या कन्नौज का जो शक्ति का केंद्रीकरण कन्नौज या कन्नौज का भारत की राजधानी के रूप में उभरा, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुएनसांग की पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, कि कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है कि राजवर्धन, हर्ष, प्रभाकर वर्धन, यशोमती और राजश्री इनके संबंधों के बारे में आ जाता है। ठीक है, और शशांक जैसे गवर्नर जो शशांक था इसी ने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था। तो ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती है। ऐहोल अभिलेख के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक हर्ष काल के संबंधित था। ठीक, धन्यवाद।